नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। गोरखपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन किया। इस दौरान यहां आए फरियादियों ने मुख्यमंत्री से अपनी समस्या रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। कई पीड़ितों की समस्या मौके पर ही सुनाई के बाद निपटाई गई। यह पहला मुख्यमंत्री की जनता के प्रति प्रतिबद्धता और उनके प्रति समर्पण को दर्शाती है। आज अयोध्या एयरपोर्ट पर भूटान के प्रधानमंत्री दसो शेरिंग तोब्गे का उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यह स्वागत दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और सहयोग को दर्शाता है। इस मुलाकात से क्षेत्रीय विकास और कृषि क्षेत्र में बेहतर साझेदारी की उम्मीद है। लखनऊ में एसआरएमयू में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ एबीपी कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर गांधी प्रतिमा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसआरएमयू प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी का आरोप है कि एसआरएमयू में बाहरी लोगों ने माहौल खराब किया था। साथ ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा की मांग उठाई है। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्टूडेंट्स पावर, नेशन पावर, नेशन पावर, नेशन पावर। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। सीतापुर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे और बाराबांकी की हालिया घटना पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है और आवश्यक कार्रवाई भी होगी। बृजभूषण ने राजभर को हल्के व्यक्ति बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा राहुल गांधी का बयान उनकी शिक्षा और संस्कार को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी किसी की भी मां की आलोचना नहीं कर सकता। बृजभूषण ने कांग्रेस पर अड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे अपनी ही कब्र खुद खोद रहे हैं और बिहार में खाली हाथ लौटेंगे। बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ भाजपा की सरकार में, एक बार तो ऐसी घटना हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने विशेष करके मुख्यमंत्री जी ने उस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और कमिश्नर स्तर की जांच कराई जा रही है और जितने भी अधिकारी वहां पर मौजूद थे सबके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। सर, संजय निषाद जी की गर्मी कैसे बीजेपी झेल पाएगी सर? बराबर ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। महमूदाबाद में आकर के कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में बैठा हूँ। यहाँ की जैसे कि आप महमूदाबाद से आए, यहाँ का लोकेशन कैसा लगा? देखिए, गोंडा की लोकेशन में यहाँ के लोकेशन में फर्क नहीं है और हमारा मानना है कि हमारे गोंडा जनपद की हजारों लड़कियां यहाँ गांव में बैठी हैं।
तो इसलिए मैं वही माहौल देख रहा हूँ जो गोंडा का है। सर एक आजकल एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। बिहार में जो अभी रैली हुई थी उसमें मोदी जी की मां को लेकर कुछ अक्सर कहे थे। देखिए, उस पर मेरा बयान आ चुका है। ये दिखाता है कि राहुल जी की शिक्षा, संस्कार, लालन पालन कैसे हुआ है, ये उन्हीं की औकात दिखाता है कि वो किस संस्कार में पले बढ़े हैं। कोई इस देश का व्यक्ति मोदी जी की तो क्या किसी माँ की इस तरीके से आलोचना नहीं कर सकता है जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। और जब ये बयान देते हैं तो ताली बड़ी जोर से बजती है। लेकिन मैं आज नेमसारण की इस धरती पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये ताली बजवा लें मोदी जी की माता को गाली दे करके, लेकिन ये खाली हाथ बिहार से लौटेंगे। सर उसको लेके जो है ओवैसी के जो प्रवक्ता है, ओवैसी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा आप भाई सारी दुनिया का हम ठेका नहीं लिया है कि आप राजभर का सवाल मुझसे पूछो, निषाद का सवाल मुझसे पूछो, ओवैसी का सवाल मुझसे पूछो, मैं उत्तर दूं। इसके लिए मैं बात नहीं हूँ। धन्यवाद। हॉकी एशिया कप 2025 के सुपर 4 चरण में भारत में मलेशिया को एक महत्वपूर्ण मैच में हराकर जीत दर्ज की है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस जीत को टीम के लिए एक खास पल बताते हुए इससे सभी प्रशंसकों के लिए एक तोहफा कहा। मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद ने बताया कि पिछली हार के बाद टीम ने हर मौके पर पूरा फायदा उठाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो अंततः जीत में बदल गया। वरिष्ठ खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने कहा कि गोल मारने की टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और टीम आने वाले मैचों में इसी जोश के साथ खेलेगी। पहले थोड़ा सा गलती हो रहे थे तो आप थोड़ा सा इमोशनल हुआ था, तो आपको कैसे लग रहा था पूरा मैच? ऑफ कोर्स गलतियां सर पार्ट ऑफ द गेम है, बट पॉइंट सेट यही होना चाहिए कि आप नेक्स्ट चीज़ पे फोकस रखें, ना कि जो आप कर रहे हो। बट ओवरऑल गेम अच्छा रहा एंड टीम ने एक तरफ से तोहफा दिया है जीत कर। सो एज ए टीम हम जीते हैं तो बहुत खुशी है कि 250 कंप्लीट हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे जब तक खेलें अच्छा खेलें। कल का मैच ड्रॉ रहा, रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा। इस बार जो चांसेस कन्वर्ट हुए इस पे आप खुश होंगे कि जो चांसेस थे बार कल में उस पर चांसेस कन्वर्ट नहीं होते, इस बार कन्वर्ट हो रहे थे? जी आई थिंक टफ टाइम आता है, टफ डे आता है और उसको आप नेक्स्ट डे आप कैसे उसको उसको मैनेज करते हो और कैसे आउटकम लेके आते हो। डेफिनेटली आज जो फॉरवर्ड ने जो भी चांसेस मिले हैं काफ़ी अच्छे क्रिएट किए हैं, बट स्पेशली जो एज ए टीम हमने डिफेंस की है आज वो काफ़ी आई थिंक मज़ेदार था। प्रेशर लगा था, एक बहुत जल्दी बढ़त लेके थी मलेशिया ने, फिर 4 गोल मारे आपने? प्रेशर नहीं है क्योंकि मोस्टली जब भी टीम टॉक में बात होती है कि रिजल्ट कोई भी हो, मेक श्योर आपके अपनी गेम ना भूलें, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका प्लान है उस पर स्टिक रहें, आपको डेफिनेटली गोल मिलेंगे। तो आज वही हुआ है कि हम उसी पे स्टिक रहे हैं, डिफेंस हमने अच्छा किया। चाइना जब से तैयार, पिछला मैच बहुत ही कांटे का हुआ था। बिल्कुल अच्छी टीम है और डिफेंसिव टीम है, तो उम्मीद करेंगे कि जो हमने आज अच्छा किया उसको कैरी करें एंड लास्ट मैच में जो हमने उनके साथ खेला है उससे क्या सीखे हम, कहाँ पे एनालाइज किया उनको, हम मेक श्योर कि हम सारी कुछ कवर करके नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहें। मैं बहुत खुश हूँ कि टीम के साथ साथ जीत भी हुई है गोल के साथ साथ, और नो डाउट कि ये जीत के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर थे कि लास्ट जो मैच था हम लोग ने काफ़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी, लेकिन वही फोकस था कि इस टाइम जो भी चांस मिले उसको अवेयर करें पूरा से। बिल्कुल, एक गोल से पीछे चल रहे थे आप, फिर उसके बाद आपने गोल स्कोर किया, उसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कि हम लोग मेनली स्ट्रक्चर का था कि हम लोग जो कंटिन्यू स्ट्रक्चर बनाए रखे, चाहे गोल चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, हम लोग डाउन क्यों ना हो, लेकिन हम लोग का जो कॉन्संट्रेट का पूरा फोकस था कि हम लोग स्ट्रक्चर में रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो ऐसे टाइम पे गोल स्कोर करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि जब भी आप गोल करते हैं टीम के लिए वो एक काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग 1-0 से डाउन थे, बट ओवरऑल जो टीम का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा था। जो टीम ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की उसकी बदौलत जो रिबाउंड आया वो गोल किया मैंने, तो सो फार अच्छा लगा मुझे आज गोल करके। वो यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शन रहा है
है भारत का, जैसे कल हम लोग ड्रॉ खेले थे उसके बाद आज एक मस्ट विन तरह का गेम था जब सिर्फ जीते नहीं बड़े मार्जिन से जीते, तो ये कितना क्रूशियल रहा है? एक्चुअली हमारा जो अगर कल का मैच भी देखे हम लोगों ने एनालाइज किया तो हम लोगों ने बहुत ही चांसेस क्रिएट किए थे, बट हम अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको फिनिश नहीं कर पाए थे। बट आज कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी अच्छी रही, हम लोगों ने टाइम पे हमें गोल मिले, हम लोगों ने फील्ड गोल भी अच्छे किए, तो वो आज मिसिंग ज़्यादा नहीं हुई, तो वो आई थिंक एक क्रूशल पार्ट आज निभाया। और नेक्स्ट मैचेस में यही रहेगा कि जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम लोग गोल में या प्लेंटी कॉर्नर में कन्वर्ट करें। चाइना अगली टीम है, उन्होंने कोरिया को हराया जिससे हम ड्रॉ खेले थे, और एक और चीज़ है कि उनके साथ जुड़े हुए वो व्यक्ति जो कि भारतीय टीम को बहुत अच्छे जानते हैं, पुराने दोस्त, तो आप कैसे देख रहे हैं? चाइना बहुत अच्छा कर रही है इस टूर्नामेंट में, तो डेफिनेटली जो अगला मैच वो काफ़ी टफ रहेगा, तो हमारा यही रहेगा कि हाँ कि उनको हम लोग इजी अपॉर्चुनिटी ना दें, और हमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि हाँ कि मिसिंग ना हो, वो उसके ऊपर रहेगा कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको हम लोग गोल में कन्वर्ट करें, तो वो एक हमारा टास्क रहेगा। और प्लस डिफेंस हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा कि हमें उनको ईजी प्लेंटिंग ना दें, उनके पास भी काफ़ी अच्छा ड्रैग फ्लिकर्स हैं। बाजी होता है डिफेंस में, होता है मिडफील्ड में, होता है अभी आज तो असिस्ट और स्कोर भी किया, तो आपको पर्सनली कैसा लग रहा है कि अभी जो आपका परफॉर्मेंस है एट द बिजनेस एंड वो एकदम सही है और पूरा टीम को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? एक्चुअली मेरा यही रहता है कि मैं अपना हर टाइम 100% ग्राउंड के ऊपर जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो वही मैंने हर मैच में करता हूँ, बट कई बार सक्सेसफुल होता हूँ, कई बार मिस भी करता हूँ, जहाँ लास्ट मैचेस में मेरा अच्छा नहीं जा रहा था, बट आज अच्छा गया है, ठीक है। तो यही रहेगा कि आने वाले मैचेस में भी इसको सेम ही कंटिन्यू करूँ कि मिस्टेक कम करूँ, अगर असिस्ट कर सकता हूँ तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। बसपा नेता NV सुभाष ने BRS MLC कविता के पार्टी से निलंबन को लेकर कांग्रेस और BRS पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और BRS ने कविता को कालेश्वरम परियोजना के CBI जांच से बचाने के लिए निष्कासित किया है। सुभाष ने इसे संपत्ति को लेकर पारिवारिक कलह बताया और दावा किया है कि आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है और राहुल गांधी पर भारतीय लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने बिहार बंद को उचित प्रतिक्रिया बताया। The Kavita issue is concerned, it's a never-ending web series, drama which has been going on. The timing of Kavita's resignation and expel from the party, the Bharatiya Janata Party has lot of benefit of doubt. In order to save her father from the CBI inquiry about the Kaleshwaram project, I think Congress and BRS party are doing a drama. While expelling, Kavita from BRS party or resignation as an MLC, the people of Telangana has nothing to lose or nothing to gain on it. It's a family feud. It is a family dispute over the property, about the legacy of the political issue, and about the wealth, about the property distribution. Because Kavita has been sidelined because as soon as she has been in jail, in Tihar jail on excise policy, so whole party have disowned her, including their own the family members. So the Bharatiya Janata Party, asks, demands KCR, being a principal opposition party, you are the leader of the opposition. You have many issues which has to be addressed for the people of Telangana because you are taking salary and you are never been seen in the the assembly or in the public domain. So this episode will be going on for another 2-3 months in order to divert the attention of the people, because there is lot of dispute within the family members. So the family member dispute and people's demands, aspirations have nothing to do with it. So we don't give much importance for Kavita's the family dispute within her own party, within her own family members. See, mother is mother for everyone. The Congress party have been so distressed, they have been so frustrated. Whenever the Congress party leader of opposition
Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he talks about the constitution. The constitution is in danger. He talks about Modi. He makes a belittle about India, about the Indian democracy, and all those things. Now they have gone for Narendra Modi's mother, who has nothing to do with the politics. She is an ordinary citizen of this country, where she has never seen in the public domain or the public issue. What business you have to talk about Modi's mother? This is very the personal issue. If that situation really comes, we also say that Rahul Gandhi's mother is a foreigner. She's a foreigner. She has really ruined the people aspirations of Telangana and Andhra Pradesh also because of her different attitude. The states which were supposed to be divided, 1,200 people have died. We also can talk on that. So we demand an immediate apology from Mr. Rahul Gandhi and the Congress party leaders in order to support Modi's mother. Bihar Bandh has been given. This is the befitting reply for the people of the Congress. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कई डिजिटल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें मोबाइल ऐप्स, EHRMS पोर्टल, ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट और डिजिटल अभिलेख संरक्षण शामिल है। मुख्यमंत्री ने न्यायालयों के बजट को दोगुना करने और हाइब्रिड अदालतों के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक न्यायाधीश के लिए 4 विधि शोधकर्ता उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका पारिश्रमिक 80,000 रुपये होगा। साथ ही उन्होंने सभी अदालतों में वाईफाई कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करने की बात कही। यह कदम न्यायिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शिता और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम होगा। तो आज आपका पूरी तरीके से कोर्ट्स को आप जिस तरीके से लगातार प्रोसेस कर रहे हैं, लगातार आप इसे डिजिटलाइज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूं। और ये भी कहना चाहती हूं कि अब सरकार और कोर्ट अलग अलग नहीं है। आपकी इस प्रक्रिया में दिल्ली सरकार पूरे तरीके से मदद करने वाली है। जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि सर, इस बार जब मैंने बजट अपना प्रस्तुत किया तो पिछले जितने बजट हुआ करते थे कोर्ट के लिए, मैंने उसे डबल किया और विशेष रूप से उसमें हमने प्रोविजन किया हाइब्रिड कोर्ट्स के लिए 200 करोड़ के लगभग उसे हमने यहां पे प्रोविजन रखा, ताकि हमारे इस पूरे शहर को हम हाइब्रिड कोर्ट के साथ में प्रस्तुत कर सके। ताली बजा सकते हैं आप? नहीं तो जो बाकी आगे मैं बोलने वाली हूं फिर मेरे को स्लो होना पड़ेगा, क्योंकि अभी नरूला साहब कह रहे थे कि भी कुछ घोषणा वगैरह करोगी आप। मैं कहा सर, हमें तो बुलाया ही घोषणाओं के लिए जाता है। और जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को एकोमोडेशन का प्रॉब्लम रहता था, तो उसके लिए भी हमने एक बड़ा बजट रखा है और बहुत जल्द वो काम शुरू हो जाएगा। 540 करोड़ रुपीस हमने अपने जुडिशियल एकोमोडेशन के लिए रखा है, जिससे कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। इस मामले में एक बड़ी मदद जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रितीश जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी की रहती है, जो हमेशा ये बताते हैं कि किस तरीके से कोर्ट में हमारे जजेस लगातार मेहनत करते हैं। एक एक दिन में 100 सवा सौ केसेस को आप स्टडी करते हैं और कोई ऑफिशियल हेल्प आपके पास नहीं रहती। तो हमने इस बार सरकार के साथ ये तय किया है कि 4 लॉ रिसर्चर हम अपने कोर्ट के जजेस को देंगे, जो उनके मदद के लिए होंगे। और उनका रेम्यूनरेशन भी सर हमने बढ़ा दिया है। जो पहले 60-65 हजार होता था, उसको हमने 80,000 कर दिया है, ताकि एक मदद रहे। इवन एक विषय मेरे सामने आया था कि आफ्टर द रिटायरमेंट कुछ दिक्कत होती है हाउस होल्ड हेल्प के लिए, उसको भी हमने इंक्रीज करके एक परमानेंट फीचर
अपने जजेस के लिए किया है, सो दैट कि उनको आगे भी कभी कोई दिक्कत ना आए, ऐसा हमने सरकार की ओर से। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम गरीब, किसान, मजदूर और मध्य वर्ग के लिए एक बड़ा राहत पैकेज है। गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता के लिए एक तोहफा है। सुनिए। गिफ्ट प्रधानमंत्री ने दे दिया है लोगों को जीएसटी के माध्यम से। बिल्कुल, जीएसटी के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी उपहार दिए हैं देशवासियों को, इससे गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा। और हमेशा प्रधानमंत्री जी तो गरीबों की चिंता करते हैं। इसी कार्यक्रम में गुरुवार में भारतीय उद्योग और स्टार्टअप संवाद के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योग जगत की भी जीएसटी में कटौती की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि यह फैसला सीधे तौर पर आम जनता और गरीबों के हित में है। काउंसिल की बैठक थी, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और वो निर्णय गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार आए उसको लेकर के लिए गए। आज इस बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सोचते हैं कि टैक्स कम हो और टैक्स का लाभ एक ऐसे वर्ग को जिसको आवश्यकता है, जिसके लिए काम करते हैं कि उसके जीवन में सुधार आना चाहिए, उसको लेकर के इन टैक्सों के अंदर कल रिबेट दी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी चर्चा की और मात्र महीना भी पूरा नहीं हुआ, उसी बीच में ही जो फर्स्ट नवरात्रा होगा उससे लागू हो जाएगा, देश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसकी जो स्लैब थी 5%, 18%, उस रेट स्ट्रक्चर का रेशनलाइजेशन किया गया और बहुत सारे ऐसी आइटम्स जिनको जीएसटी से ही बाहर कर दिया, जीरो कर दिया उसको। एक आम व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बड़ा सुधार अगर करने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। आम नागरिक द्वारा जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं उन के दामों को कम करना, उसके जीवन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर किया है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का सरलीकरण किया है कि इससे लोग भी ईमानदारी की तरफ बढ़े। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।